कल हम लोग यानी पिछले क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग ने क्या किया, खत्म किया, जिसका नाम क्या था, रशियन रिवॉल्यूशन। देखो तुम लोग को हर घटना को याद करना है। क्या करना है? हर घटना को। जैसे अगर हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर खत्म कर दिए या फिर रशियन रिवॉल्यूशन खत्म कर दिए तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हम उसको भूल जाएंगे और ये फ्रेश चीज है। हिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हिस्ट्री इज दैट कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब तुम एक घटना को दूसरे घटनाओं से रिलेट करना ही क्या है, हिस्ट्री है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थॉट तुम लोग के बोर्ड पे लिखे हैं, हालांकि ये चैप्टर हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तुम लोग को लगा होगा कि यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन चैप्टर का नाम क्या होने वाला है, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ये क्लास 9 का चैप्टर है जो तुम्हारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं भी दुनिया में जाओ, IAS, IPS, PCS किसी भी एग्जाम दो, ये सब चैप्टर तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसको तुमको अच्छे से समझना है, जैसे तुम लोगों ने पिछले सारे चैप्टर को समझा, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या फिर रशियन रिवॉल्यूशन हो, है ना। ये जो हिस्ट्री है इसमें हम तुम लोग को जो थॉट लिखे हुए हैं यहाँ पर, उसमें लिखा हुआ है द हिस्ट्री वंडरफुल मिरर। हिस्ट्री अ वंडरफुल मिरर, है ना। अगर हम लोगों को कल जानना है कल कैसा था, उसी के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हमारा आने वाला कल या फिर आज कैसा होगा, है ना। आज जब तुम लोग को हिटलर के बारे में पढ़ाएंगे, है ना, तब तुम लोग को रियलाइजेशन होगा कि अगर हमको कभी हिटलर जैसा बनने का मौका मिल जाए, हिटलर जैसा बनने का मौका का मतलब ये नहीं कि उसके जैसा एक क्रूर शासक, अगर हिटलर जैसा, खुदा न खास्ता, और ये पॉसिबल भी है, कोई भी व्यक्ति हिटलर जैसा बन सकता है, उसके जैसा पावर को एक्वायर कर सकता है ना। तो तुम अगर हिस्ट्री को नहीं जानो रहोगे, अगर आज इस नाजिज्म ऑफ राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म को नहीं पढ़े रहोगे, तो तुम कैसे कहोगे कि अगर तुमको अगर हिटलर जैसा बनने का मौका मिले, कभी हिटलर जैसा पावर मिल जाए, या तुम किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाओ, या तुम किसी देश का चांसलर बन जाओ, तो जो गलतियां हिटलर ने किया वह गलती तुम फिर मत दोहराओ। इसको जानने के लिए आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अपने आप को हिटलर के बनाना है। अगर हम नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, अपने आप को नेपोलियन सोचना है कि अगर हम नेपोलियन बनने का मौका मिल जाएगा, अगर हमको कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू बनने का मौका मिल जाएगा, अगर हमको कभी हिटलर बनने का मौका मिल जाएगा, तो हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर हम हिटलर का स्टोरी आज नहीं समझे, आज हिटलर का स्टोरी हम नहीं समझे, तो हम इस चीज को हम भी मजबूर हो सकते हैं कि हमको किसी बंकर में छुप कर अपने आप को सुसाइड करना पड़े, क्योंकि हिटलर ने किया। अगर हम हिटलर के हिस्ट्री को समझें, हिटलर ने क्या गलत किया क्या सही किया वो अगर समझें, तो हमको हो सकता है कि हम हिटलर से एक अच्छा शासक बन सकते हैं, क्योंकि हिटलर में कोई कमी नहीं था। वो एक बड़ा ही पढ़ा लिखा नेता था, एक बड़ा ही सुलझा हुआ नेता था, एक बड़ा ही एम्बिशियस आदमी था, एक बड़ा ड्रीम वाला आदमी था। उसमें इस क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं था। लेकिन तुम लोग को हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर के अंत तक में कि व्यक्ति इतना मजबूर हो गया कि इसने सुसाइड किया एक बंकर में जाके। इतना बड़ा नेता जिसका था कि मैं जर्मनी को एक बड़ा सा एम्पायर बना दूंगा, एक बड़ा सा किंगडम बना दूंगा, इतने बड़े सोच वाले नेता ने सुसाइड कर लिया। ये बड़ा ही एक रहस्यमयी घटना है और एक बड़ा ही सोचनीय घटना है कि हम इसे सोचना, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट हाउ सच ए ग्रेट पर्सनालिटी कम इन such a position that he is in the condition to suicide himself, to he start thinking that I have to kill myself। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए हमने सबसे पहले ये लिखा कि हिस्ट्री द वंडरफुल मिरर, ये एक अनोखा आईना है, अनोखा दर्पण है जो तुमको हमेशा दिखाता है कि तुम आने वाले समय में क्या करोगे, तुम किसी घटनाओं से कैसे सीख लेते हो। और जो व्यक्ति अपने घटनाओं से सीख नहीं लेता, इसका मतलब उसने इतिहास का अनादर किया। और जो व्यक्ति इतिहास का अनादर करता है, वो जो अपने पीछे की गलतियों से नहीं सीखता, वो हर हमेशा एक गलती को दोहराते रहता है। किसी विद्वान ने बड़े ही अच्छे से कहा है कि जो व्यक्ति अपने पास्ट के घटनाओं से नहीं सीखता, तो उसका पॉसिबिलिटी है कि वो सेम घटनाओं को कमिट करेगा आने वाले फ्यूचर में। इसलिए हम ऐसे घटनाओं को कमिट ना करें, हम ऐसे घटनाओं को अंजाम ना दें जो घटनाएं बुरा है, जिसको हम पढ़ लेंगे एक बार कि यह घटनाएं बुरी थी, तो हम उसको फिर से कनेक्ट ना करें। इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये तो हुआ पहला चीज लेक्चर की हिस्ट्री पढ़ते क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। आखिरी तुम लोग को ये पता लग रहा होगा, इतना सीरियस भी हो गया है, ये पढ़ा क्या रहे, फिलॉसफी तो नहीं पढ़ा रहे हैं। हम फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहे, हम तुम लोग को जस्ट कुछ चंद
चीज़ों में हम थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे कि पिछले चीज़ में हम लोग पढ़े क्या। हम लोगों ने पढ़ा यूरोप के बारे में, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, है ना। अगर हम लोग इस चीज़ का एक टाइमलाइन बनाते हैं, हर चीज़ का एक टाइमलाइन बना दो, है ना, हर चीज़ का क्या बना दो, एक टाइमलाइन बना दो, और उसमें देखो, घटनाओं को देखो। और क्योंकि हिस्ट्री कभी भी एक लोता चीज पर नहीं पढ़ा जाता है। अगर आज हम केवल अगर जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, हिटलर के नाजिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन भूल जाएंगे, है ना। ये घटना जो है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम इसको FR लिख देते हैं, सब समझ जाएगा ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है। FR 1789 ये बहुत बड़ा घटना है पूरे विश्व इतिहास का। इसीलिए तुम्हारा जो NCERT है, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है NCERT को, है ना। NCERT जब पढ़ोगे, इसलिए तुम लोग का 9 में पहला ही चैप्टर, जैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री के दहलीज पे तुम घुसते हो, तुमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिखाया जाता है। यह घटना पूरे विश्व इतिहास में बहुत, एक होता है, एक वर्ड है जिसका नाम है स्टेटस को। क्या नाम है? स्टेटस को। ये व्यक्ति के, मनुष्य के जो दिमाग है ना, इसमें हर हमेशा क्या होता है, किसी चीज को सहने का आदत हो जाता है। क्या हो जाता है? सहने का आदत हो जाता है कि चलो भाई, सती प्रथा हो रहा तो होने दो, है ना। विमेन को पढ़ने का अधिकार नहीं है तो नहीं होने दो। दिमाग मान लेता है, कभी हमको 2 गुना 3 गुना लगान देना है तो हम देंगे। लेकिन कुछ घटना ऐसा होता है जो पूरे मनुष्य को झकझोर देता है। क्या करता है? झकझोर देता है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि नहीं, ये गलत है ना। तो उसी तरह एक झकझोर देने वाला इवेंट हुआ जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। ये घटना को हम लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे। अगर जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक और घटना तुम लोग याद रखना, ये 1880-70 का बात है, जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तुम लोग पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे कहाँ पे? 10 क्लास में। तुम लोग के 10 क्लास भैया लोग ने इसको पढ़ चुका है, जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या नाम है इसका? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहां से जर्मनी का किस्सा स्टार्ट होता है, यहां से जर्मनी का किस्सा स्टार्ट होता है। इसके बाद हम तुम लोग को थोड़ा सा टाइमलाइन बता देते हैं, है ना। हम एक, और इसके बाद ये 70, अब डायरेक्ट हम लोग 1900 में घुस जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1919। अब यहाँ पर क्या होने वाला है हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1920 और यहाँ लिखेंगे 1925, यहाँ लिखेंगे 1929 और यहाँ पर लिखेंगे 1930 और 1939। नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग देखेंगे। इस तरह हम लोग क्या करेंगे? टाइम लाइन मंगा देंगे और अब कथा का क्या करेंगे? शुभारंभ करेंगे। क्या करेंगे? कथा का शुभारंभ करेंगे। हम तुमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों बताए, है ना। दिस इज द मदर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन। हम तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी विरोध 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का विरोध होता है? 3 टाइप का विरोध होता है। पहला विरोध, इसको कहते हैं लोग मूवमेंट। क्या कहते हैं? मूवमेंट। उसमें झाड़ू, चप्पल, प्याज का माला उतने तक रह जाता है, हमारी मांगे पूरा करो, गैस सिलेंडर माथा पर, है ना। और वहीं पर क्या होता है वो खत्म हो जाता है, वहीं तक रहता है ना। कोई नेता ने भला फुसला दिया कि हाँ ठीक है, दबन प्याज देंगे, छोटा कर देंगे, कम कर देंगे, वो मूवमेंट वहीं पे दब गया और खत्म हो। छोटा मोटा चीज होता है। दूसरा होता है रिवोल्ट। दूसरा क्या होता है? रिवोल्ट, जिसमें कुंवर सिंह थोड़ा तोप पे आएगा, है ना, घोड़ा पे बैठ के आएगा, मोछ रहेगा, राजा रहेगा, है ना, बेगम हजरत महल, 1857 का रिवोल्ट। उसके पास ये चीज रहता है कि हमको समाज में या सिस्टम में बदलाव करना है, लेकिन इसके बाद का सिस्टम कैसा होगा उससे पूछेगा तो बोलेगा जानते नहीं, सिर्फ हम रिवोल्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे। उसके पास आने वाला प्लान नहीं होता है। और सबसे एडवांस वर्जन जो होता है किसी भी रिवोल्ट, किसी भी मूवमेंट का, वो होता है रिवॉल्यूशन। क्या होता है? रिवॉल्यूशन। ये बड़े पैमाने पे होता है और इसके पास प्रॉपर रोड मैप होता है कि अगर हम इस सिस्टम को एवॉल्यूश कर देंगे तो उसके बाद आने वाला सिस्टम कैसा होगा, उसके बाद आने वाला सिस्टम कैसा होगा, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। और इसीलिए हम यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का तुम लोग के बारे में जिक्र करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसने ही, तुम लोग आगे चढ़ोगे 9 क्लास में, 10 क्लास में पढ़ोगे कि एक ड्यूक मेटरनिख नाम का एक व्यक्ति था ऑस्ट्रिया का। उसने बोला कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी आ जाती है। क्या आती है? पूरे यूरोप को
सर्दी आ जाती है। When French freezes, entire Europe catches cold. This was the statement of ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग क्लास 10 में जाएंगे, तो वहां पे उसका एक अलग अध्याय है उसका, तो हम लोग ये वहां पे नहीं जाएंगे। बस इतना जान लो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसने आदमी के दिमाग में यह भर दिया कि भाई तुम जो है रिवोल्ट करो, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाओ और एक नया सिस्टम बनाओ। ये मोनार्च राजा का खेला बहुत हो गया, अब तुम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। समझ आया इतना बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बारे में। और चूंकि फ्रेंच एक यूरोपियन देश है और वहां पर जर्मनी भी एक यूरोपियन देश है, इमीडिएट पड़ोसी तो नहीं कहेंगे लेकिन आसपास का ही देश है, तो इसने जब फ्रांस ने छींका अपने नेशनलिज्म का छींका, तो जर्मनी अपना मुंह खोल के बैठा हुआ था, क्या थोड़ा वायरस हमको भी दो, है ना। तो हम भी नेशनलिज्म का क्या मारने लगेंगे, छींक मारने लगेंगे कि हमको भी नेशनलिज्म का झुंझुना बजाने लगा कि फ्रांस जीता, हमको भी, है ना। तो जर्मनी भी क्या बजाने लगा, नेशनलिज्म का झुंझुनी बजाने लगा। इसी देश का तो कहानी पढ़ना है हमको, इसी देश का ही तो कहानी पढ़ना है कि नेशनलिज्म इन जर्मनी, हिटलर कहाँ का आदमी था, जर्मनी का ही था। और इसका शॉर्ट ओवरव्यू ले जाना, क्योंकि हमारा जो एम है क्या है, ध्यान से सुनो, हमारा एम क्या है, हमारा एम है हिटलर को देखना, हमारा एम है हिटलर को देखना। और हिटलर कहाँ का व्यक्ति है, जर्मनी का, तो स्वाभाविक है हम अपना खिस्सा कहाँ पे लेके जाएंगे, जर्मनी पे लेके जाएंगे। और याद रखना जर्मनी में सबसे पहले यूनिफिकेशन हुआ, उसके एक बहुत बड़ा लीडर मिला जर्मनी को उस टाइम में, जिसका नाम था ओटोमन बिस्मार्क। क्या नाम था, ओटोमन बिस्मार्क। इसके नेतृत्व में ये प्रधानमंत्री था केसर विलियम टू का। ठीक है, केसर विलियम टू क्या है, तुम लोग 10 क्लास में पढ़ोगे, ये जर्मनी का राजा था। क्या था, एक जर्मनी का राजा था। केसर विलियम टू के नेतृत्व में ओटोमन बिस्मार्क ने एक बहुत बड़ा क्रांति किया और पूरे जर्मनी जो टूटा उटा था, बहुत से भूभागों में टूटा हुआ था, बहुत सारे रियायतों में टूटा हुआ था, प्रोविंसेस में टूटा हुआ था, सबको यूनिफाई किया। और इसी प्रोसेस को कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसका मतलब है इस घटना तक, इस स्टेप तक आते आते हम लोगों ने जर्मनी को एक यूनिफाइड स्टेट बना दिया। और बताओ इसके बाद जर्मनी में कौन सा तंत्र आता है, मोनार्क आता है। क्या आता है, जब ओटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाइड कर देता है, तो उसके बाद कौन सा तंत्र आता है, मोनार्क का तंत्र आता है। यानी एक मोनार्कियल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट गेट एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ केसर विलियम टू। क्या बोलेंगे उसको, केसर विलियम टू। ठीक है, और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री था जिसका नाम था बिस्मार्क। ठीक है, अब इसका कनेक्शन है जिसमें इसको आयरन मैन भी कहा जाता है, लोह पुरुष भी कहा जाता था, उसका अलग घटना। लेकिन हम लोग को फटाफट 1919 तक पहुंच जाना है। ये यहाँ से रूल करता है और 1990 तक जाता है। और इसके बाद क्या होता है, वो चीज़ हमारे यहाँ पे हमारे बुक का मैटर है, ये चीज़ हमारे बुक का मैटर है। तो ध्यान रखना, मोनार्क का हम तुम लोग को पहले ही बताए, मोनार्क इज नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट्स वे द वर्ल्ड इज स्ट्राइविंग और वर्ल्ड स्ट्राइव हार्ड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, है ना। वर्ल्ड ने संघर्ष किया कि डेमोक्रेसी को लाना है, वर्ल्ड ने क्या किया, संघर्ष किया इस चीज के लिए। तो जैसे ही ओटोमन बिस्मार्क और केसर विलियम टू के नेतृत्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और 1919 तक ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला, है ना। अब ध्यान दो कि 1990 में ऐसा क्या हो जाता है जो कि एक शिफ्ट आ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा कौन सा घटना हो जाता है, तो बता सकता है, कोई गेस कर सकता है ये 1919 का क्या मामला था, कोई? चलो हम बताते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टाइमलाइन देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 1914। अब बता सकता है, वर्ल्ड वॉर, द ग्रेट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जर्मनी वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर। तुम लोग को पता है 2 गुटों में बटा हुआ था, एलाइड पावर और, है ना। तो जर्मनी वॉज अगेंस्ट द एलाइड पावर, जर्मनी एलाइड पावर के खिलाफ था, है ना। और हार किसका हुआ, हार किसका हुआ वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी के खेमे वाला में। और जब हार हुआ तो 1990 में कौन सा ट्रीटी हुआ था, पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ था, पीस ट्रीटी हुआ था। और इस पीस ट्रीटी में हम तुम लोग को पढ़ाए थे कि इसी पीस ट्रीटी में जर्मनी पर हैवी फाइन, हैवी चीज
थोपा गया था कि तुम अपना सेना लिमिट करो, तुम अपना करेंसी को रेगुलेट, फॉरेन कंट्री करेगा तुम्हारा करेंसी रेगुलेट, तुम्हारा जो रिसोर्स पे कैप्चर होगा वो फ्रांस ब्रिटेन ये लोग देखेगा। इसका मतलब है, इसी को कहता है, जर्मन इसको कहता था ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। क्या कहता है? ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, यानी यार तुम तो हमारा धज्जी उड़ा दिया इस ट्रीटी से, है ना। इस ट्रीटी ने एकदम निचोड़ दिया जर्मनी को, है ना। और जर्मनी का जनता जो है, चूंकि वर्ल्ड वॉर में कौन पार्टिसिपेट किया था? मोनार्क केसर विलियम II पार्टिसिपेट किया था। इसके खिलाफ अंधाधुन क्या हो गया? एक विद्रोह हो गया कि अब क्या कर रहा तू, है ना, कर क्या रहा तुम, तो सारा सब निचोड़ दिया। इतना एक तो वर्ल्ड में हारा, वर्ल्ड वॉर 1 में हारा, और ऊपर से इतना ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी सब थोप रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, है ना। तब आदमी क्या खोजने लगता है? एक अल्टरनेटिव। जब तुम कोई खराब काम करने लगोगे तो तुम्हारे अल्टरनेटिव खोजता है आदमी, है ना, कि कोई हमको दूसरा ऑप्शन दे, उसको हटा निकाल, बहुत चोटागिरी दिखा दिया, है ना, अब दूसरा कोई आओ, है ना। तो दूसरा ऑप्शन कौन था? दूसरा ऑप्शन कौन था? कौन था? बिस्मार्क नहीं था। दूसरा ऑप्शन था वाइमर रिपब्लिक। इसके बारे में बताएंगे। क्या नाम है? वाइमर रिपब्लिक। क्या नाम है इसका? वाइमर रिपब्लिक। तुम लोग हो सकता है लिख सकते हो, इसका नाम है वाइमर रिपब्लिक। अब बताइए, वाइमर थोड़ा अनसुना वर्ड लग रहा है ना, वाइमर, वाइमर क्या है? कोई बता सकता है वाइमर क्या है? कोई बता सकता है वाइमर क्या है? वाइमर एक सेंट्रल जर्मनी का क्या है? शहर का नाम है, एक जगह का नाम है। क्या नाम है? जगह का नाम है। वाइमर क्या है? एक जगह का नाम है। कहाँ का? जर्मनी में। चूंकि वहां पर बैठकर एक रिपब्लिक बनाता है, यानी एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाता है कि जर्मनी में अब मोनार्क नहीं रहेगा, अब कौन सा गवर्नमेंट रहेगा? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगा। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? वाइमर रिपब्लिक। क्या रख दिया इसका? वाइमर रिपब्लिक। चूंकि यह वाइमर नामक शहर में हुआ था, तो इसको बस हार्ड हिस्ट्री को कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है। ध्यान से सुनो, हिस्ट्री को कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है, उसके मीनिंग जान लो तब। अब तो वाइमर क्या है? अब दिल्ली में हम बैठ के अगर हम रिपब्लिक का घोषित करते तो हम अपना गवर्नमेंट का नाम रख देते दिल्ली रिपब्लिक, है ना। तो इन लोगों ने वाइमर नाम का जगह में बैठकर एक रिपब्लिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया जर्मनी में। किसको हटाकर? किसको हटाकर? मोनार्क को हटाकर, केसर विलियम II का मोनार्क को हटाकर एक वाइमर नाम के जगह में एक डेमोक्रेटिक सेटअप को एस्टैब्लिश किया जर्मनी में। इसी के नाम पर उस नया गवर्नमेंट जो आ गया जर्मनी में, उसका नाम क्या था? वाइमर रिपब्लिक। उसका नाम क्या था? वाइमर रिपब्लिक। अब देखो, अब यहां से हमारे जो मेन हीरो का जो एंट्री होने वाला है इस चैप्टर का, यहाँ से अब तो थोड़ा मजा नहीं आया, है ना। ये कहानी जैसा लगा कि थोड़ा सा गोली बम ना फूटे, थोड़ा सा गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला माहौल, धुआं धुआं उड़ा देंगे, वो अगर ना आए तो फिर मजा भी नहीं आता हिस्ट्री में, है ना। हिस्ट्री में थोड़ा सा उस तरह का एलिमेंट आना चाहिए कि हिजरात हजरात अगर नहीं माने तो पूरा शहर को धुआं धुआं उड़ा देंगे। वो धुआं धुआं उड़ाने वाला कौन है? हिटलर है। कौन है? हिटलर है। यहां से अब हिटलर को भी एक रास्ता मिल गया, है ना। और तुमने थोड़ा सा जान लो, इसी टाइम में क्या हुआ? इसी टाइम में हिटलर ने, एक हिटलर नाम का व्यक्ति था, आम व्यक्ति, अभी मानो अभी तो इतना बड़ा अभी बन जाएगा आदमी को, पूरा दुनिया को हिला देगा, लेकिन अभी इसको क्या मानो? आम व्यक्ति। अभी हीरो जैसे बताया कि हीरो अभी छोटा है ना, अभी बड़ा होगा, फिर इसको गुंडा छेड़ेगा, इसके बाद उसका बहन को मार देगा या फिर भाई को उठा के ले जाएगा, अरे बदला लग गया, है ना। तो ये सब करेगा। अभी एक हिटलर ने एक छोटा सा पार्टी को ज्वाइन किया। ध्यान से सुनो, हिटलर ने एक पार्टी को ज्वाइन किया क्योंकि अब डेमोक्रेसी आ चुका है जर्मनी में। जर्मनी में क्या आ चुका है? डेमोक्रेसी आ चुका है। और तुम लोग को हम डेमोक्रेसी चैप्टर में पढ़ाए हैं, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज मल्टीपल पार्टी। क्या है? मल्टीपल। तो स्वाभाविक है यहाँ बहुत सारा पार्टी होगा। एक तो वाइमर रिपब्लिक का गवर्नमेंट है, ये है ही यहाँ पे। दूसरा पार्टी होगा नेशनल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी ऑफ जर्मनी। क्या कहते हैं उसको? नेशनल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो इसको ज्वाइन किया किसने? किसने? हिटलर ने। जैसे आरएसएस को ज्वाइन किया था कौन? मोदी ने।
है ना। पहले से तुम आरएसएस को ज्वाइन किया, इसके बाद बीजेपी में आया, इसके बाद देखो अब हम उसको हिटलर नहीं कह रहे, है ना, लेकिन वो भी एक हिटलर जैसे ही बहुत बड़े अच्छे नेता है। उसका एम्बिशन है ना, अभी उसका जो एम्बिशन है, उसका जो लक्ष्य है वो हिटलर के जैसा नहीं है, मतलब कि उसको ये नहीं कहेंगे कि हिटलर ऐसा क्रूरता करा, लेकिन उसका लक्ष्य यही है कि भारत को एक सुप्रीम जगह पे ले जाना है ना। हिटलर हम बाद में बताएंगे कि हिटलर कभी भी बुरा व्यक्ति नहीं था। उसका अगर आचरण देखोगे, उसका जो अगर देखोगे, उसका लाइफ स्टाइल देखोगे तो बड़ा ही एम्बिशियस आदमी था, लेकिन उसका एक्ट जो था, उसका जो काम जो किया वो बुरा था, जिसके कारण उसको क्या मिलता है आजकल उसको थोड़ा गाली उली भी देखना पड़ता है। तो नेशनल क्या डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी को किसने ज्वाइन कर लिया? हिटलर ने। और चूंकि इसका कैरिज्मा, इसका लीडरशिप क्वालिटी, इसका स्पीकिंग स्टाइल इतना तगड़ा था कि तुरंत इस पार्टी का क्या बन गया? वो हेड बन गया। क्या बन गया? तुरंत इस पार्टी का हेड बन गया। और तुरंत 1920, एक साल बाद ही इसी पार्टी का नाम उसने चेंज कर दिया, नाम रख दिया नाजी पार्टी। क्या रख दिया इसको? नाजी पार्टी। और उस पार्टी का सिंबल दिया क्या? स्वास्तिका। क्या दिया वो? स्वास्तिका। ये स्वास्तिका इसलिए तुम लोग बुक में देखोगे 9th क्लास में हर झंडा में स्वास्तिका का चिन्ह बना रहता है ना। तुरंत उस पार्टी को चेंज किया, नाम क्या? ये नाजी पार्टी। और उसका नाम, उसका क्या रख दिया? उसका सिंबल स्वास्तिका। अब यहां से हिटलर का कहानी स्टार्ट होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी में आता है, पॉलिटिक्स में आता है, उसका सुप्रीम एम होता है कि वह क्या करे? सत्ता बनाए। पहले सत्ता में आएगा तब ना वो कुछ काम करेगा, पार्टी बना लेने से तो कुछ नहीं होता है। अब यहां से 1925 तब क्या करेगा ये बताओ? ये क्या करेगा? ये इस वाइमर रिपब्लिक को, जिसका सरकार है अभी, उसको हटाने का कोशिश करेगा। क्या करेगा? इसको हटाने का कोशिश करेगा। किसको? वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक को किस बेसिस पे हटाएगा? कुछ तो मुद्दा होना चाहिए लोगों को बताने के लिए कि ये गलत कर रहा है, ये चोट्टा है, ये तुमको छीन लिया, लूट लिया, ये बताएगा। और इसका बताने का तरीका क्या था? याद रखना, जब पीस ट्रीटी हुआ था 1919 का, तो यही वाइमर रिपब्लिक जर्मनी का गया था पेरिस, है ना, वहां पे वर्सलिस गया था। वर्सलिस जो है यही वाइमर रिपब्लिक का पार्टी गया था। और जितना भी ह्यूमिलेटिंग चीज हुआ, हिटलर ने बोला यही चोट्टा जिम्मेदार है, ही इज द मेन कल्प्रिट। बोला क्यों? बोला देखो यही ना गया तुम लोग के जर्मनी के बिहाफ से। और सब बोला जी हुजूर, हमको मेरा रिसोर्स एरिया ले लीजिए, ठीक है ले लीजिए, हमको कम सेना रखना होगा, ठीक है ले लीजिए। सब चीज एक्सेप्ट कौन किया? वाइमर रिपब्लिक ही ना, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक ही तो गया 1919 के पीस ट्रीटी में जर्मनी की ओर से, और बोला सारा चीज जो जर्मनी को आज पूरा दुनिया थूक रहा है, जर्मनी का इतना ह्यूमिलेटिंग हुआ इस ट्रीटी के जरिए, सारा ट्रीटी का सारा का दोष किस पे थोपा? हिटलर ने, वाइमर रिपब्लिक को। और बोला ये डेमोक्रेसी के नाम पर ढोंगी है, इसको हटाओ, इसके कारण में जर्मनी का इकोनॉमिक व्यवस्था चौपट हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम स्तर पर है, जर्मनी कितने सोल्जर को लूज कर चुका है। इमोशनली अटैक किया आदमी के वथी पे, है ना। और क्या बोला कि इसको हटाओ और मेरे नाजी पार्टी को जर्मनी में बुलाओ। क्या करो? इसको हटाओ, रिमूव दिस पर्टिकुलर वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट एंड ब्रिंग माय गवर्नमेंट नाजी। नाजी विल वर्क फॉर यू इन बेटर वे, नॉट वाइमर रिपब्लिक। नाजी विल वर्क फॉर यू, नॉट वाइमर रिपब्लिक। और क्या हुआ? 1925 तक इसने बहुत बार कोशिश किया कि वाइमर रिपब्लिक को क्या कर दे, उखाड़ फेंके। बहुत बार अपना कूटनीति भी लगाया, अपना जासूस भेज के, जैसे होता है ना कि मार दो गोली मार दो, हेड गोली मार दो तो लीडर विहीन हो जाएगा, होता है कि नहीं, कि हेड को गोली मार दो, सत्ता को उखाड़ फेंको। इस तरह बहुत बार किया। तो वाइमर रिपब्लिक बोला कि बहुत कूद रहे हो हिटलरवा, है ना, चलो तो तुम इधर आ। पुलिस भेजा, 4 फुट का आदमी था, हिटलर बड़ा छोटा आदमी था, पकड़ के जेल में भरो, बड़ा कूद रहा है ना। किसको पकड़ के जेल में भेज दिया? हिटलर को। अब जेल में देखो, जेल में आदमी जब जाता है तो उसको कुछ काम नहीं होता। क्या होता है? काम नहीं होता। हम लोग का बिहार झारखंड का लोग जेल में जाता है खैनी बना के तो दिन पर काट लेता है, क्योंकि खैनी तो जर्मनी में था नहीं जो हिटलर खैनी बनाए। और हिटलर पढ़ा लिखा भी आदमी था, उसको खैनी बनाना है नहीं। वो बोला कि भाई हमको कलम और किताब मिल सकता है, कलम और सादा कागज। बोला हाँ दे देंगे। जेल में इतना कटिंग कर देता है खैरियत। और इस जेल में बैठकर
हिटलर ने अपना आत्मकथा लिखा। ऑफिस के बुक में, वो बुक ऑफिस का जो स्लॉट है बुक का, लाइब्रेरी में, वहाँ पे रखा हुआ है ये बुक, तुम लोग देख लेना। मेरा संघर्ष, क्या है? मेरा संघर्ष, है ना। तो उस हिटलर कैसे संघर्ष करता है ना, वो अपना बायोग्राफी लिखता है इसी जेल में बैठ के। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, एक्सीलेंट पर्सनालिटी, स्पीकिंग पावर 100 आउट ऑफ 100, है ना। कैरिज्मा, लोगों को अट्रैक्ट करने का पावर, ठीक है, एक्सीलेंट, एकदम एक्सीलेंट। और इस व्यक्ति ने 1925 में जेल में लिखकर ऐसा अनोखा किताब लिखा। इसको पढ़ोगे, जब तुम उसको पढ़ोगे तो लगेगा कितना एम्बिशियस आदमी है ये, है ना, कितना लक्ष्य वाला आदमी है, कितना एम्बिशियस है, कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। जेल में उसने लिखा, और उसने इस बुक में ये भी लिखा कि अगर हम नाजीज अगर आएगा जर्मनी में तो जर्मनी कैसा होगा, जर्मनी का डंका होगा पूरे विश्व में, जर्मनी को एक सुपर हेवनली किंगडम बनाएंगे, जर्मनी के लोगों को, जो आर्यन का सुपीरियरिटी होगा, दूसरा रेस का नहीं होगा, है ना, अपने आप को एक सुपीरियर देश बनाएंगे। 1925 में क्या करेगा, 1925 में क्या करेगा ये, वो अपने आत्मकथा लिखता है, मेरा संघर्ष। क्या लिखता है? मेरा संघर्ष। हालांकि ये सब तुम लोग का बुक में नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग देखना चाहते, लिखना चाहते हो, नोट छोटा सा बना सकते हो। तुम लोग का बुक में क्या है, ये एक समरी क्लास है ना, इसके बाद हम नया नोट्स वोट्स का अलग से क्लास भी लेंगे। ये तुम लोग को एक स्टोरी बता रहे ताकि तुम लोग को पता रहे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करना है जर्मन से, जर्मन को वर्ल्ड वार से कनेक्ट कैसे करना है, वर्ल्ड वार के इसके बाद वाइमर रिपब्लिक कैसे आया, वाइमर रिपब्लिक के बाद हिटलर का राइज कैसे हुआ, नाजी का राइज कैसे हुआ, इसके बाद नाजी का जो मेन लीडर वो अभी जेल में है, वो क्या है, अभी जेल में है। और वहां एक एक्सीलेंट बुक लिखता है जिसमें लिखता है मेरा संघर्ष। ठीक है, यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब देखो, जब आदमी प्रयास करता है ना तो उसको प्रकृति या फिर और सारा एक्सटर्नल फोर्स भी उसको हेल्प करता है ना। हिटलर बड़ा जद्दोजहद से, किसी भी हाल में हमको जर्मनी में नाजी पार्टी का क्या करना है, सरकार लाना है, इसके जद्दोजहद में था हिटलर, है ना। और ऊपर से जो बोलता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, है ना, जो अपना रक्षा करना जानता है उसी की रक्षा कौन करता है, भगवान। तुम्हारे पास एक्सट्रीम डिटर्मिनिज्म है, अगर एक्सट्रीम सोचने की शक्ति है, एक्सट्रीम लेवल पर काम करने की शक्ति है, तो तुमको गॉड भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ गॉड। उसी तरह एक एक्ट ऑफ गॉड आ जाता है 1929। क्या आ जाता है, हालांकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ पीपल ही है। इसको कहते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। हम लिख देते हैं GED। ये 1929 में क्या आ गया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब हम तुम लोग को हर बार बोलते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, है ना। एक तो टकला हो गए थे, ऊपर से भगवान ने क्या बोला, पत्थर ढेप ढेप माथा फूल गया, है ना। तो यही चीज हुआ, हिटलर को मौका मिल गया कि अब रे वाइमर रिपब्लिक जाओगे कहाँ, तुम तो वर्ल्ड वार में इतना तरीके से घिनाए हुए जर्मनी को चौपट कर दिया, और हमको तो चलो जेल में डाल दिया, ठीक है, थोड़ा देर जनता संभला हुआ, जनता में तो हम आक्रोश भर ही दिए हैं, अब इससे कहाँ से बचोगे बाबू। 1929 का जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, इसमें इतना तबाह हो गया पूरा देश तबाह हुआ, इसीलिए इसको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कर। इसका एक सेपरेट चीज है, उसको हम बारे में बातें, बस इतना जान लो, इसमें सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। क्या कर गया, सारा सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया, महंगाई चरम सीमा पर, करेंसी का वैल्यू चौपट हो गया। इसीलिए तुम लोग देखा होगा अपना बुक में कि एक पाव रोटी खरीदने के लिए आदमी क्या लेके जा रहा है, ठेला में लेके जा रहा है बड़ा बड़ा करेंसी का जट्ठा। वो किसका प्रॉब्लम था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और जब ऐसा डिप्रेशन आता है तो करेंसी का वैल्यू एकदम नेग्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एकदम नेग्लेक्ट। तुम एगो बिस्किट खरीदोगे तो 4 करोड़ दाम है, अब 4 करोड़ का एगो ब्रेड, अगर एक थोड़ा सा राशन खरीद के जाना तो एगो ट्रैक्टर बुलाओ, हाँ अवल दे, उसमें तुम लदाओ एकदम अपना दुनिया धरती का जितना करेंसी है, और जाके भगत जी के घर में उतार दो। हाँ, भगत जी बोलेगा क्या, उसको सीटेगा, गिनेगा, तब तुमको 4 गो बिस्किट दे देगा। उस तरह का कंडीशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर,
पूरा इकोनॉमी व्यवस्था चौपट हो गया था, महंगाई चरम सीमा पर था, और जर्मनी के हिटलर ने इस चीज को फायदा उठाया, है ना। मतलब वर्ल्ड वार में तो बच गया बबुआ, अब कहाँ बचेगा। बोला कि देखो ये कैसे ही जो वाइमर रिपब्लिक का चोट्टा गवर्नमेंट है, ये ससुरा क्या किया है तुमको 1919 में क्या किया है, पूरा इकोनॉमिक व्यवस्था चौपट कर दिया, हमारा देश का सोल्जर को मारा, और यहाँ पर क्या किया है 1929 का क्या किया, 10 साल बाद ही हमारे देश को एक और क्राइसिस में ला दिया। ये इसको जब तक रखेगा ये नाश कर देगा जर्मनी को, जर्मनी को क्या कर देगा, नाश कर देगा। और इसके बाद आ जाता है 1930, क्या आ जाता है 1930। और इस बीच में जर्मनी में हिटलर क्या करता है, जम के कैंपेन करता है, किसके खिलाफ, वाइमर रिपब्लिक, और अपना पूरा तगड़ा सिस्टम बनाता, अपना आर्मी बनाता है, अपना सब कुछ एक तैयार रखता है ना, कि अब तो आने ही वाला है सत्ता, अब इसका झोंक तो सह ही नहीं पाएगा वाइमर रिपब्लिक, इसके आंधी में वाइमर रिपब्लिक को गिरना ही होगा। और जब वाइमर रिपब्लिक गिरेगा तो जर्मनी पर किसका शासन आ जाएगा, नाजी का शासन आ जाएगा। किसका शासन आ जाएगा, नाजी। और वो दिन भी आ गए, है ना, वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, रे ओस की नमी में भीगे वो पुराने दिन। हिटलर के लिए ऐसे ही लग रहा था, क्या अब तो आया रे, वो आया रे, आया बोला, कब आया गाना वो 1933 में, कब आया 1933 में। इसके बीच में एक और टाइमलाइन दे देना 1933 में, और तुम लोग के बुक में लिखा हुआ कि इन 1933 फाइनली हिटलर बिकेम चांसलर ऑफ जर्मनी। और चांसलर क्या होता था, जर्मनी में प्रधानमंत्री जैसे होता है ना हमारे देश में, द हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, वैसी तरह वहां पर कौन होता है, चांसलर होता है। कौन होता है, चांसलर होता है। फाइनली द ड्रीम ऑफ हिटलर विच स्टार्टेड इन 1919 got completed or achieved in 1933. In 1933, Hitler became the Chancellor of Germany. Hitler became Chancellor of Germany. अब यहाँ से हिटलर का नया रुद्र रूप चालू होगा। चूंकि यह व्यक्ति कहीं कहीं सोचते हैं कि इतना धैर्यवान व्यक्ति, इतना डिसिप्लिन्ड व्यक्ति, है ना, हिटलर को हर हमेशा तुमको गाली देने वाला आदमी मिल जाएगा, है ना, कि ये करता था, वो करता था, इतना नाज़ी को, ये सही बात है। उसने जीव को जो ह्यूमैनिटी के जितने तरीके से गाली दे सकते हैं, उस सभी तरीके से ह्यूमैनिटी को गाली देने वाला व्यक्ति कौन था, हिटलर था। ऐसे किसी को भी मौत के घाट उतार देना सिर्फ रेस के बेसिस पे या फिर कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ये हरगिज़ जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और हम लोग को दोनों को देखना है, हम लोग को दोनों को देखना है। जब हिटलर की बात करते हैं तो ऐसा ना हो कि हम हिटलर को सिर्फ गाली दें। यह व्यक्ति बड़ा ही एक बहुत ही बड़ा धैर्यवान व्यक्ति था, बड़ा ही लक्ष्य वाला आदमी था, क्लियर थॉट, क्लियर विजन। और ये पता नहीं था, सबको पता है कि हिटलर जो है कंसंट्रेशन कैंप में खाली गैस छोड़ता था सब, हाँ, ऐसा नहीं है। हिटलर एक बड़ा ही डिसिप्लिन व्यक्ति था। हिटलर क्या था, एक बड़ा ही डिसिप्लिन व्यक्ति था। हम तुमको बता रहे हैं, हिटलर उस जमाने का अक्षय कुमार था, हाँ, सही बता रहे हैं। हिटलर अपना, बहुत कोई बोलता है या फिर अपना आत्मकथा में भी लिखा है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा कि जब हम 3 बजे नहीं उठे। वह व्यक्ति हर हमेशा रोज सुबह 3 बजे उठता था, हमेशा रोज सुबह 3 बजे उठा है। और व्यक्ति हर हमेशा अपने काम के बारे में फोकस रहा, पूरे अपने जिंदगी भर में। भले उसका अंत बड़ा ही दर्दनाक हो, उसका कार्य बड़ा ही दर्दनाक हो और फिर आदमी लाख उसकी तौहीन करे, है ना, लेकिन वह व्यक्ति हर हमेशा एक वेल डिसिप्लिन और अपने आर्मी को इस तरह ट्रेन करके रखा था कि उसमें डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा महत्व दिया। कोई व्यक्ति ऐसे चांसलर नहीं बन जाता 10 साल में, 10-12 साल में कोई व्यक्ति चांसलर नहीं बन जाता, हेड ऑफ स्टेट नहीं बन जाता। ऐसे उसके पीछे का संघर्ष जो है हम लोग नहीं देखते या फिर उसका उजागर नहीं करते। हिटलर के बारे में जानना जरूरी था, जो कि हम लोग को भी सीखना चाहिए कि व्यक्ति को अगर बड़ा आदमी बनना है तो उसको एक डिसिप्लिन आदमी बनना जरूरी है। समझ आया। इसके बाद जो 1933 में वो चांसलर बना, इसके बाद क्या था कि इसने थोड़ा सा अलग रुख ले लिया।
अपने पार्टी का अपना जो फिलॉसफी था उसका क्या कर लिया, एक अलग रुख ले लिया। अलग रुख में हम क्या बोले, चूंकि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा आदमी था तो इसने एक तथ्य बताते, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है, तुम लोग के बुक से थोड़ा सा बाहर निकल के चीज है, तो लेकिन इसको याद रखना कि ये व्यक्ति कैसे इंटरप्रेट करता है ना। अगर तुमको इंटरप्रेट करने की शक्ति आ गई तो तुम रूल करोगे। तुमको सब पता है, सब बायोलॉजी में पढ़ा है या फिर पढ़ोगे क्लास 10 में, इवोल्यूशन एंड द कंसेप्ट ऑफ डार्विन। डार्विन ने क्या कहा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो फिट है उसी को जिंदा रहने का अधिकार है, वरना नेचर क्या करेगा, अनफिट आदमी का को हटा के फिट आदमी का सिलेक्शन कर लेता है। इसी को ना नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं हम लोग। नेचुरल सिलेक्शन किसको कहते हैं, सिलेक्शन बाय द नेचर। नेचर उस नेचर बोला डायनासोर तुम निकल, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, एगो एस्ट्रॉइड गिरा दिया और पूरे डायनासोर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेचर ने उसको सेलेक्ट नहीं किया और आदमी को सेलेक्ट किया, पेड़ पौधों को सेलेक्ट किया। उसी तरह डोडो को भी नेचर ने क्या किया, सेलेक्ट कर बोला निकल, है ना। तो इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो ये थ्योरी कितना अच्छा आदमी, ये सच भी थ्योरी है, सच का थ्योरी है कि नहीं, नेचर सेलेक्ट करती है, ये सच बात भी है। लेकिन इसको हिटलर ने अब कैसे इंटरप्रेट किया, ये देखो, बोला हम भी जर्मनी में लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लगाएंगे। बोला वो कैसे, बोला सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन कब दिया था, 1859 में, और हिटलर कब आ चुका, 1930, यानी डार्विन का बुक पढ़ा होगा वो, है ना, जिसमें वो पढ़ा होगा कि अच्छा डार्विन ऐसा कहता है, अच्छा, है ना। तो क्या किया, अब देखो ध्यान से सुनना, अब क्या किया, इस थ्योरी को हिटलर ने इंटरप्रेट में अपने हिसाब से डार्विन के थ्योरी को करके और जर्मनी में अप्लाई किया। क्या बोला कि इस जर्मनी में जीव जो है इट इज नॉट फिट, जीव जो है क्या है, फिट नहीं। अब बताओ कोई भी आदमी को जीव के खिलाफ, एक बड़ा ही कम्युनिटी, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, ठीक ना, ये थोड़ा था इसमें जब वाइमर रिपब्लिक था तो उस समय इन लोग का दबदबा रहता था जीव का। ये चूंकि ये बिजनेस मैन था, इन लोग के पास पैसा भी था, तो यही लोग वाइमर रिपब्लिक चलाता था। तो हिटलर को जीव पे गुस्सा आया क्यों, नहीं, वो इसलिए गुस्सा आया कि तुम जितना भी जर्मनी का ह्यूमिलेशन हुआ है, जर्मनी का गजब बेइज्जती हुआ है, उसके पीछे कौन कारण है, जीव है। क्यों कारण है गजब बेइज्जती का, बोला कि तुम जब था, तुम इतना आदमी, तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास सरकार था, तुम्हारा पुलिस था, तो तुमने जर्मनी को ह्यूमिलेटिंग होने से क्यों नहीं बचाया, और तुम इसीलिए सब चोट्टा और सारे तुम जर्मनी को जितना भी ह्यूमिलेशन हुआ तुम्हारे कारण हुआ है। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक चरम सीमा पर जो उदाहरण है तो हिटलर का ज्यूज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, देखना नहीं चाहता था, है ना, देखना ही नहीं चाहता था उसको। क्लास में तुम लोग देखोगे कि जर्मन में क्लास जो जीव का बच्चा होता था उसको बोलता था बाहर बैठो, सेपरेट बैठो। जर्मन में टीचर को ट्रेन दिया जाता था कि ऐसे पढ़ाओ कि जीव जो है खतरनाक रेस है, खराब रेस है, उसकी नाकें चिपटी हुई है, उसकी नाक ऐसे, उसका बाल ऐसा है, उसको मतलब किसी ना किसी तरह से क्या करना है, ह्यूमिलिएट करना है। क्या करना है, ह्यूमिलिएट करना। और यहां से स्टार्ट हुआ द एट्रोसिटीज ऑफ हिटलर, हिटलर का क्रूरता। लाखों लाख आदमी को कंसंट्रेशन कैंप में क्या किया, गैस चैम्बर में भर के जीव को मारना स्टार्ट किया। जीव को क्या करना स्टार्ट किया, मारना स्टार्ट किया। और इस व्यक्ति ने इस चीज को चरम सीमा तक ले गया 1939 तक, है ना। जर्मन को इसी आधार पर, एक इतना अच्छा ऑरेटर, हम तुम लोगों को बार बार बता चुके, इतना अच्छा ऑरेटर था, जब ये आता था, जब ये किसी सभा में आता था तो लाखों की भीड़ इसको सुनने के लिए आता था, मानता था हिटलर को, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका ऑरेटिंग स्किल, उसके बोलने का जो स्किल है, उसी के कारण लाखों लाख भीड़ इसको सुनने आता था, हजारों की संख्या में। और तुम लोग का बुक में वैसे तो बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है कि कैसे डिस्क्रिमिनेट करता था। जैसे बोलता था कि आर्यन का बच्चा को जन्माओ तो उसको मेडल दिया जाता था माँ को, कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, 4 बच्चा, इस तरह का था। तुम लोग सबको देख लेना। इससे ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है कि हिटलर ने आर्यन रेस को क्या किया, सपोर्ट किया, और ज्यूज को क्या किया, ज्यूज को क्या किया,
उसको डिप्रेस करने का काम किया। ज्यूज को क्या करने का काम किया? डिप्रेस करने का काम किया। और यही इसी तरह चलते चलते 1939 का टाइम आ जाता है, जिसने हिटलर को एक्सपेंशनिस्ट का एक बहुत बड़ा बादशाह बना दिया कि हमको जर्मनी के खिलाफ और आर्यन के खिलाफ, वो इतना कमिटेड व्यक्ति था कि दो चीजों को हम पूरे दुनिया में सुप्रीम बना देंगे। पहला जर्मनी, दूसरा आर्यन। आर्यन कौन था? एक रेस था, जैसे ज्यू था ना, उसी के उल्टा रेस का एक आदमी था जिसका नाम को लोग क्या कहता? आर्यन। क्या कहता था उसको? आर्यन। और उसको ही श्रेष्ठ मानता था, है ना। हिटलर कहता था कि जर्मनी को हम यूराल पर्वत से लेकर अटलांटिक के वेस्ट कोस्ट तक ले जाएंगे, इतना बड़ा जर्मन एम्पायर होगा। जिस जिस देश में जर्मन बोलने वाला आर्यन रेस का आदमी है, वह देश जर्मनी का है। हिटलर का क्या सपना था कि जिस जिस देश में, तुम लोग को यूराल पर्वत पता है, अगर हम बनाए तो यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे करके फटाक से अगर बना दें तो ये देखो, यहाँ पर यूराल पर्वत है, यहाँ पर इंग्लैंड है, यूराल माउंटेन है यहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी था, इस तरह था पुर्तगाल, स्पेन, और यहाँ पर पोलैंड और इंग्लैंड था, यहाँ पर जर्मनी था। और यहाँ पर तो जर्मनी यहाँ से लेकर वेस्ट कोस्ट ऑफ अटलांटिक से लेकर यूराल माउंटेन तक फैलाने का किसका लक्ष्य था? हिटलर को, कि हम जर्मन एम्पायर को इतना बड़ा बना देंगे, है ना। इसीलिए तुम देखोगे कि हिटलर ने सारे देशों पर जहां जहां आर्यन और जर्मन स्पीकिंग व्यक्ति रहता था, वहां पर क्या करना स्टार्ट किया? अटैक करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? अटैक करना स्टार्ट किया। और जब इतना बड़े स्केल पर अटैक होगा, जब किसी का इतना बड़ा स्केल पर जो है सॉवरेनिटी का हार्म हो जाएगा, तब तो वर्ल्ड वॉर 2 तो होना ही है, वर्ल्ड वॉर 2 को होना ही है। एक और तथ्य से भटक कर हम थोड़ा चीज देखते हैं कि जर्मनी का, हम हिटलर का एक इंटरप्रिटेशन देखें ना, कैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन को कैसे मिस इंटरप्रिटेट किया, है ना। दूसरा मिस इंटरप्रिटेशन का हम एक किस्सा बताते हैं कि जब इस समय जो था साइंस या ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था? डेवलप कर रहा था। उस समय एक कॉन्सेप्ट आया था ऑर्गेनिक यूनिटी का। क्या, किसका कॉन्सेप्ट आया था? ऑर्गेनिक यूनिटी का। ऑर्गेनिक यूनिटी कहता था कि अरे हम जो है कोई भी सब्जेक्ट है एक तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता, इसको हॉलिस्टिक, यानी अगर मैथ है तो वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है ना। यानी कोई भी सब्जेक्ट क्या करता है? एक्सपेंड करता है। कोई भी तथ्य क्या करता है? एक्सपेंड करता है। वो आइसोलेशन में नहीं जी सकता। और इसी को मिस इंटरप्रेट किया, ये बोला कि अगर सब्जेक्ट जिस तरह एक्सपेंड करता है, उसी तरह किसी के टेरिटरी को भी क्या करना चाहिए? एक्सपेंड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्सपेंड करना चाहिए। तो जर्मनी भी एक्सपेंड करेगा। जर्मनी इज लाइक अ ऑर्गेनिज्म। जर्मनी इज लाइक अ ऑर्गन, इट इज नॉट अ नॉन लिविंग थिंग्स। जर्मनी इज अ नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, रेदर जर्मनी इज अ लिविंग थिंग्स। जर्मनी इज अ और लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है? इट एक्सपेंड्स, इट शो ग्रोथ, है ना। इसमें फैलाव होता है, इसमें वृद्धि होता है, यही ना लिविंग थिंग्स का है। तो बोला कि जिस तरह सब्जेक्ट या कोई कॉन्सेप्ट एक्सपेंड करता है, उसी तरह हमारा जर्मनी भी क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। और उसने एक्सपेंशन का कहां से लिया? वेस्ट कोस्ट ऑफ अटलांटिक टू द यूराल माउंटेन। ठीक है, इतना दूर तक एक्सपेंड करने का सोचा। और फिलहाल तब आ गया 1939। इसके बाद क्या किया इसने? चेकोस्लोवाकिया एक देश है यूरोप में, वहां पे आक्रमण कर दिया। अब इस थ्योरी को पूरा करने के लिए, है ना, इस थ्योरी को पूरा करने के लिए क्या किया? चेकोस्लोवाकिया पे अटैक कर दिया, और सारे देश में, ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया, कुछ उसका भाग ले लिया। और अंतिम रूप में जब पोलैंड पे अटैक कर दिया, तब ब्रिटिश और फ्रांस बोला अब देखो मिजाज गरमा रहे हो तुम, है ना। क्यों? क्योंकि पोलैंड तक आ गए, अब तुम आ रहे हो। जैसे अभी रूस क्या कर रहा है? अभी यूक्रेन पे हमला किया, है ना। अभी बोलता है कि जाके और सारे ईस्टर्न यूरोप पे जो है, मालदोवा जो है, लातविया, लिथुआनिया, इस सब पे अटैक कर देंगे। तो बोलता है कि इधर नहीं, अमेरिका बोल रहा है इधर नहीं, तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। फिर इसको बोल रहा था देखो हिटलर, ज्यादा इधर मत बढ़ना, नहीं तो क्या कर देंगे? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर देंगे। इसको पगला को कहाँ रुकने वाला था? इसको बम डिम मिसाइल बनाया था रूर वैली में, इसको बड़ा सा लोहा मिल जाता था, गन बनाता, गन का फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया था, आया फुटाना स्टार्ट किया।
पूरा ईस्टर्न यूरोप को फुटाने लगाई, है ना। फुटाते फुटाते जब पहुंच गया पोलैंड पे, पोलैंड में बोला, ब्रिटिश बोला रे अब हमरो दुआरी मार रहा है। फ्रांस बोला हमरो दुआर अब नजदीके में है, अब तो नेक्स्ट बकरी हम ही लोग है, हिटलर वह पगला गया, इसको नहीं रोकेगा तो ये सच में यहाँ तक आ जाएगा। और जैसे बोलता था यहाँ तक, फ्रांस बोलता है हम भी तो यहीं आते हैं रे, यानी हम ही जाएंगे। ब्रिटिश बोलता है हम तो इससे पिछुए आते हैं, है ना, तो हम तो जेबे करेंगे। बोला इसको रोको। तो हिटलर के खिलाफ जैसे ही पोलैंड में आक्रमण किया तो हिटलर के खिलाफ मोर्चा कौन खोल दिया? ब्रिटिश और फ्रांस। और यहाँ से हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट 1939। तो ये कथा का दूसरा चरण सीमा जो है समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। और हिटलर कहाँ रुकने वाला था? इसके सर में, दिमाग में वो हेवनली किंगडम बैठा हुआ था कि अटलांटिक कोस्ट से लेकर यूराल, इतना जब तक नहीं आएगा तब तक हम तो छोड़वे नहीं करेंगे, जो होगा हो जाएगा। ऐसी चक्कर में इसका फाइटर पेट घों घों पेरिस के हवाई में अथी में उड़ रहा है, लंदन इंग्लिश चैनल पार करके लंदन में डीम डीम ब्रिटिश देख रहा है। अरे बाप रे बाप, कैसे करेगा? इसको तो रोकना ही होगा, है ना। फ्रांस सब लग गया इसके खिलाफ, है ना। इस बार यूएसए भी तैयार था कि ना इस बार आप थोड़ा लेट से, पिछले बार वो लेट से एंट्री मारे थे तो कम फुटा पाए थे, इस बार ज़्यादा फुटाने का मौका मिलेगा, है ना। ये कोई कोई रहता है जैसे दिवाली में सूत जाता है पटाखी फोड़ने के टाइम में तो पछताता है, ऐसा थोड़ा पहले उठते तो थोड़ा 2-4 को डिमडिमाते बेसी, है ना। तो हिटलर यूएसए सूत गया था पहले, अब यहाँ पर बोला कि ना इस बार तो चखाएंगे मजा जर्मनी को भी, है ना। वही जर्मनी का हिटलर जो था इतना पागल हो चुका था, इतना पागल हो चुका था, उसको कुछ सूझता ही नहीं था। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ना देखना ही नहीं है, तो मारो और कब्जा करो, मारो और कब्जा करो, है ना। इसने ब्रिटिश, उसमें का जो सुपीरियर किंगडम कहलाता था, जो व्यक्ति ब्रिटिश का नागरिक ऐसे घूमता था रोड पे और रात में 12 बजे रात में बोलता था कि ब्रिटिश का सूरज अस्त नहीं होता है ना, ऐसे घूम के बोलता था, मोछ पे हाथ रख के, मतलब मोछ नहीं होता है लोग का, लेकिन जिसका इसका था वो मोछ पे हाथ रख के बोलता था कि ब्रिटिश का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। उसका सरकार को हिला दिया हिटलर ने। उस समय जो पार्टी था, उसमें जो सरकार था, उसने इस्तीफा दे दिया। अचानक बोला हे बप्पा अब है हिटलर का हम सही नहीं पाएंगे हम, हैं, इस्तीफा दे दिया एकदम तुरंत। हिटलर का जो ब्रिटिश का पार्टी था, और उसी समय एक बड़ा तगड़ा नेता मिल गया ब्रिटिश को, चर्चिल नाम है ना। और चर्चिल का तुम लोग को बताएं, उसका जो पहला स्पीच था जिस समय शपथ ले रहा था, उस समय का जो स्पीच था क्लियरली डर दिखाता है हिटलर का। उसमें उसने बोला था कि इस समय हमारे पास, चर्चिल का स्पीच था, कुछ लाइन है जो हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं। मैं बोला था कि इस समय हमारे पास विश्व की अहम चुनौतियों में और भयंकर चुनौतियों में से एक चुनौती है ये हिटलर का प्रकोप, वर्ल्ड वॉर 2 का प्रकोप। और इस हालात में जब आप हमसे पूछोगे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा पॉलिसी क्या है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वी फॉर विक्ट्री। तो याद रखो, जो तुम लोग लुसेंट में रटता था, करो या मरो, महात्मा गांधी, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, वी फॉर विक्ट्री, चर्चिल इसी भाषण में बोला था कि हमको, मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, वी फॉर विक्ट्री। क्या है? वी फॉर विक्ट्री। हमको सिर्फ विक्ट्री चाहिए। हमारा पॉलिसी क्या है? तो बोला कि मैं लड़ूंगा। क्या बोला वो? कि मैं लड़ूंगा। ईश्वर ने जितनी भी ताकत हमको हवा, धरती, पानी, आकाश में दिया है, मैं उन तमाम शक्तियों को एकत्रित करके क्या करूंगा? लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा और अपने जी जान से लड़ूंगा, चाहे, क्योंकि अगर हम लड़े नहीं तो हम मारे जाएंगे। क्या बोला? इस वर्ड पे ध्यान रखना कि अगर हम लड़े नहीं तो हम मारे जाएंगे, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ आवर सर्वाइवल। ये हमारे जीने का क्या है, अस्तित्व का सवाल आ चुका है। तो ये किसका खौफ था, किसके बारे में बोला था कि अगर हम जिएंगे नहीं, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम मारे जाएंगे। ये चर्चिल का जो स्टेटमेंट है क्लियरली हिटलर के प्रकोप को, हिटलर के विध्वंस को बता रहा था। समझ में आया? इतना प्रकोप था, जो व्यक्ति इतराता था कि मेरा सूरज, साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था, उसका राष्ट्र अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट है। उसके राष्ट्र अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। उसके राष्ट्र अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट है कि अगर हम लड़े नहीं तो हम मारे जाएंगे।
इतना बड़ा प्रकोप था। अब तुम लोग के दिमाग में ये सवाल आएगा कि इतना बड़ा प्रकोप करने वाला व्यक्ति आखिर बर्लिन के एक छोटे से बंकर में जाके 2 इंच के गोली से क्यों खुद को मार लेता है? इतना बड़ा एम्बिशियस आदमी, इतना वेल डिसिप्लिन आदमी, जिसने जर्मनी को एक ऑर्गेनिज्म बताया, इतना बड़ा एक ड्रीम लिया, इतने बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतों को हिला के रख दिया, उस व्यक्ति ने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसने अपने आप को 2 इंच के एक छोटे से लोहे के टुकड़ों को अपने भेजे में डालकर हत्या कर लिया। अब ये बड़ा सोचने का बात है, और ये बात है अब इसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है ना। जो मेन मुख्य कारण तुम लोग का बुक में दिया है वो ये है कि इसने 2 फ्रंट वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब याद करो, स्टालिन, रशियन रिवॉल्यूशन, हर चीज को कनेक्ट करना है ना। इसी को हिस्ट्री कहते हैं। जब तुम कनेक्शन करना लगोगे तो हिस्ट्री का पढ़ने में मजा आ जाएगा। स्टालिन इस समय में रूस का आदमी बन चुका है, वो तो बड़ा बड़ा भूरा भूरा मोच बताए थे, बड़ा ही वो हिटलर से का भी मैंने हिटलर का छोटा भाई था वो, है ना। वो बोला देखो भाई, हिटलर जर्मनी बोला कि जो हिटलर बोला कि तो साला क्या मार युद्ध करेगा। पेरिस वाला घुस जाता है और पड़ाकी का आवाज सुनता है घर में। फ्रांस वाला कुछ करे तब ना। जर्मनी, ब्रिटिश का तो सत्ता ही चेंज हो रहा है ना। वहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रिजाइन दे रहा है। इसको क्या मजा नहीं आ रहा फुटाने में। ये तो ईस्ट वाला बात हुआ ना, इधर फुटा रहे हैं ना। अब चलो थोड़ा वेस्ट में कुछ फुटाते हैं। और जर्मनी के वेस्ट में कौन है? द हेवनली किंगडम ऑफ यूएसएसआर, रसिया। और वहां का नेता कौन है? स्टालिन। बोला देख हिटलर, हेल खा हवा, इधर तुमने जहाज मत मोड़ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बोला क्या हो जाएगा, वहां तो सत्ता चेंज कर दिए, पेरिस वाला चुप है, तुमको भी फुटाएंगे। यूएसएसआर में भी भारी बॉम्बिंग करने लगा, और इसी तरह जर्मनी के खिलाफ 2 फ्रंट का वॉर छिड़ गया। एक इसके वेस्ट में और दूसरा इसके ईस्ट में। इसके वेस्ट में इसको कौन चुनौती देने लगा? फ्रांस और ब्रिटेन जैसी ताकत, और वेस्ट में इसका कौन आ गया? रसिया। अब जब 2 फ्रंट, मल्टी फ्रंट वॉर खुल जाता है तो तुम कितना भी बड़ा सेना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ताकत क्यों नहीं हो, तुम्हारा अंत होना सुनिश्चित है। अब जब देखा कि दोनों फ्रंट से ये लोग, और फिर यूएसए का एक बहुत बड़ा जो सुपर पावर था उस समय का बन चुका था यूएसए, है ना, उसका भी एंट्री हो गया। तो इस चीज में देखा कि यूरोप जो है हर जगह से जर्मनी जो है क्या करने लगा? हारने लगा। जर्मनी हर फ्रंट से क्या करने लगा? हारने लगा। और यह एक बहुत बड़ा कारण हो गया कि हिटलर अपने बीवी, बच्चा और अपना एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर के साथ बर्लिन क्या है? जगह है जर्मनी का, है ना। वहां पे एक बंकर बनाया था। बंकर बनाता क्यों? ताकि तोप मारे तो उसमें छुप जाए आदमी, युद्ध हो तो उसमें छुप जाए। उस बर्लिन के बंकर में जाता है, पहले अपने बच्चों को, बीवियों को मारता है, बीवी को मारता है, और अंततः खुद को क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता। अब हिटलर की मृत्यु से, है ना, अब 1939 का बात हो गया, ये सब बात हो गया। और फाइनली वर्ल्ड वार कैसे अंत हुआ तो तुम लोग को पता है कि जापान, जो कि जर्मनी का ही एक साथी था, उसने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, और उसके बाद यूएसए ने उस पर एटम बम गिराया। तो फैटमैन और लिटिल बॉय और फैटमैन नाम का 2 न्यूक्लियर बम गिराया। इसके बाद वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया। वर्ल्ड वार 2 का जनक किसको कहा जा सकता है? इन अ वे, एक तरीके से, हालांकि बहुत सारा फैक्टर काम करता है। देखो, कोई भी आदमी इतना मजबूर हो जाता है। अभी अगर यूक्रेन और रूस का ही देख लो, रूस इतना क्यों मजबूर है? उसके पीछे भी एक कारण है ना। उसके पीछे भी क्यों कारण है? तुमने जर्मनी के हिटलर को हिटलर बनने क्यों दिया? अब बहुत कोई कहता है कि वर्ल्ड वार 2 का सारा सर दोष हिटलर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने हिटलर जैसे व्यक्ति को, इतना मजबूत, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को, इतना धैर्यवान व्यक्ति को, इतना एम्बिशियस व्यक्ति को तुमने मजबूर क्यों किया कि वो द एडोल्फ हिटलर बन जाए, है ना। मजबूर क्यों किया? तुमने जो ट्रीटी किया वर्सलीज का, वो ट्रीटी क्या सही था क्या? इकोनॉमिक डिप्रेशन में तुमने जो के काल में भी जो तुमने जर्मनी पे सैंक्शंस लगाए, जर्मनी का सेना को अथी किया, वो सही था? तो बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग आगे का क्लास में जब नेक्स्ट टाइम में, ये तो एक समरी टाइप का था, हालांकि बहुत बड़ा क्लास भी हो गया ये, है ना। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है ना। उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल, लेकिन ये एक टाइमलाइन है,
ये एक टाइम लाइन है जिसको हम जर्मनी के हिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। इतना ही चीज, हिस्ट्री को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, मेन चीज को पकड़ो और उसके ही खिलाफ क्या करना है हम लोग को, उसके ही इर्द गिर्द कहानियों को बुनना है। यही हिस्ट्री है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम वाइमर रिपब्लिक के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ग्रेट डिप्रेशन, 1939 का वर्ल्ड वार 2 का, ये सब बात ना करके हम फालतू चीजों में उलझ जाते हैं कि हिटलर किस रंग का कपड़ा पहनता था, है ना, हिटलर का क्या वो बीवी था, हिटलर का बच्चा का बड़का बेटवा का नाम क्या था, क्या लेना देना है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मेन चीज पे ध्यान देना है ना। और इसी तरह एक टाइम लाइन बना के तुम लोग हिस्ट्री को पढ़ोगे तो हिस्ट्री क्या लगेगा, और आसान लगेगा। अब हिटलर के बाहर के तुम लोग का बुक में दिया है, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में कितना किलो का जूता खड़ा था। अब क्या करोगे उसको जान के, कितना किलो का, बस इतना जान लो कि वो जूता तुम लोग के बुक में इसलिए दिया है, जूता और कपड़ा का ढेर इसलिए बनाया क्योंकि ये वो दिखाना चाहता था कि देखो कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर कैसे किसी जीव को मार देता था, जीव को कितने अमाउंट में एट्रोसिटीज करता था, वो दिखाना चाहता। अब बहुत कोई भावुक होकर उसी को पकड़ लेता है कि नहीं हमको देखना है क्या गो लाल पैंट था, क्या गो ब्लू जूता था, क्या गो जूता में डोरनी है, क्या गो नहीं है, क्या गो हम पहन सकते हैं, मेरा साइज का क्या गो है ना। तो वो सब हिस्ट्री में हम लोग को नहीं देखना, मेन चीज देखो, इस टाइमलाइन को देखो और एक बार एनसीईआरटी को पढ़ो, बहुत अच्छा बुक है। तो समझ में आया सबको ये कहानी, कथा जो अंत होने वाला है अब, है ना, समझ में आया। 1 घंटा का क्लास चल जाएगा, तो क्लास को अब यहीं पे क्या करते हैं हम, स्टॉप करते हैं।